हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल सिविल ओनली ट्रेनिंग में, जिसमें आज सुबह हम लोग हिंदी एडिटोरियल की बात करेंगे 28 जून 2023 की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल। आज की एडिटोरियल तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है और कुछ पर्सपेक्टिव में इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि इसमें आर्टिकल जो है आपके यूएस और इंडिया के रिलेशन के बीच में बताया, एक आपके मेडिकल जो बिल आया है उसके ऊपर बताया, मेडिकल एजुकेशन के ऊपर। तीसरा जो है आपका जो आपका चौथा एडिटोरियल है वो आपका एजुकेशन के ऊपर एनआईआरएफ की जो रैंकिंग आई है उसके ऊपर बताया। और पांचवा जो है आपका आरबीआई ने एक रिपोर्ट निकाली है जिसमें कि जो फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में बताया, यानी कि जो कि लिटरेसी के बारे में, फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में बताया गया। ठीक है, तो चलिए पहला आर्टिकल स्टार्ट करते हैं। पहला आर्टिकल है आपका स्प्रिंग क्लीनिंग। क्या बताया जा रहा है देखिए। द पॉज ऑन न्यू GMER इज चांस टू फोर्स अ कॉन्सेंसस। क्या कह रहा है यहाँ पे ये कह रहा है, देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक क्वार्टर कहीं ना कहीं काफी होता है किसी चीज के लिए। अगर मान लीजिए आप कोई भी रिपोर्ट निकालते हो, कोई भी लॉज निकालते हो, तो उसको एक जो टाइम पीरियड होता है, एक टाइम पीरियड के बाद उसको क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए आप 1947 में कोई लॉ बनाए हो तो उसका इम्प्लीमेंटेशन आज कर सकते हो क्या उन चीजों का। उस अगर जैसे मान लीजिए सपोज करो इकोनॉमिक बिल आया, उस टाइम की इकोनॉमिक कंडीशन 1947 में कुछ और थी, लेकिन आज के टाइम पे इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, चेंज हुई है। तो आपको जो पॉलिसी लानी है वो क्या लानी है, इस चेंज के हिसाब से आपको क्या करनी है, पॉलिसीज को चेंज करनी है। तो वही चीज यहाँ बताया जा रहा है कि यहाँ पे रेगुलेशन और ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन जो है उसमें कहीं ना कहीं चेंजेस लाने की बात की गई है। जो पहले बना था 1997 में और आज 25 साल बीत चुके हैं, और 25 साल के लगभग 25 साल ही बीत चुके हैं, ठीक है, ऊपर ही हो चुके हैं। तो उसमें कहीं ना कहीं हमें चेंजेस दिखना जरूरी है। तो वही चेंजेस कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने करने की कोशिश की, लेकिन जो नेशनल मेडिकल काउंसिल है उसने कहीं ना कहीं इस लॉ को लेके तो आया, लेकिन उस लॉ को जो न्यू GMER है, यानी कि जो रेगुलेशंस ऑन ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन है, उसको लेके तो आया, लेकिन उसके साथ साथ उसको विड्रॉल भी कर लिया। विड्रॉल क्यों कर लिया? क्यों विड्रॉल का कोई रीजन भी दिया नहीं। विड्रॉल क्यों किया, किस लिए किया, उसका कोई रीजन, प्रॉपर रीजन भी यहाँ पे नहीं प्रोवाइड किया गया। ठीक है, तो अगर प्रॉपर नहीं प्रोवाइड किया गया तो क्या कारण थे? ठीक है, बहुत सारे उसके इंटरनल कारण हो सकते हैं। ठीक है, कोई कमी रही होगी, कुछ कोई प्रॉब्लम रहा होगा, इस वजह से उन्होंने क्या किया, इसको पहले ही इसको क्या किया, एक्सप्लेन करने से पहले ही इसको विड्रॉल कर लिया। तो ये क्या बताता है, ये बिल किस लिए लेके आया गया था? ये लेके आया गया था जो भी मेजर्स है, जो भी आप आगे करने वाले हो उसके बारे में कहीं ना कहीं जो जरूरी चीज है उसको एक्सप्लेन करता है। ठीक है, और साथ ही साथ जो रेगुलेशन है, जो पहले जो जिस तरह की रेगुलेशन की गई थी उसमें कुछ ना कुछ बदलाव लाने की बात की गई है। और आज के टाइम पे जैसे बीमारियां अलग अलग हो रही है, जो भी डिमांड है वो अलग अलग हो रहे हैं, स्टेक होल्डर की जो एक्सपेक्टेशंस है वो भी कहीं ना कहीं चेंज हो रहे हैं, और उस हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, पॉलिसीज में भी चेंजेस लाना पड़ेगा। जो नई पॉलिसीज का एम था, उसका क्या एम था, उसका क्या एम बना था कि आपको एजुकेशन देना है, किस हिसाब से, लर्नर सेंटर के हिसाब से, लर्नर सेंट्रिक। यानी कि एक टीचर है, यहाँ पे आसपास में टीचर है, और आपको बच्चे के हिसाब से सोचना है उसको क्या रिक्वायरमेंट है, यानी लर्निंग सेंटर, लर्नर सेंट्रिक देना है। पेशेंट सेंट्रिक, मतलब यहाँ पे पेशेंट्स को क्या चाहिए, ये नहीं कि डॉक्टर जो चाहता है वो दे दे। यहाँ पे पेशेंट्स को किस तरह के ट्रीटमेंट चाहिए, पेशेंट्स को क्या किस तरह की रिक्वायरमेंट चाहिए, वो आप पेशेंट सेंट्रिक में देखते हो। जेंडर सेंसिटिव, जेंडर सेंसिटिव यानी कि ये नहीं कि आप मेल की दवाइयां जो है फीमेल में दे रहे हो विदाउट रिसर्च के, या फीमेल जो मेल पे रिसर्च किया गया है वही चीज आप फीमेल के लिए अवेलेबल करवा रहे हो। ये नहीं, आपके लिए अलग अलग क्या होना चाहिए, रिसर्च होना चाहिए, और अलग अलग रिसर्च से उन दोनों की जो बीमारियां को है, बीमारियां है या फिर किसी तरह की तकलीफ है उसको आइडेंटिफाई करना होगा और उनको स्पेसिफाई करके दोनों को अलग तरह से ट्रीटमेंट करना होगा।
और आउटकम ओरिएंटेड होना चाहिए, यानी कि कोई रिजल्ट, अच्छी रिजल्ट जो है वो निकलनी चाहिए। ये नहीं कि आपकी कुछ भी इलाज करते जा रहे हो और कोई उसका अप्रोप्रिएट रीजन नहीं निकला। और साथ ही साथ इन्वायरमेंट अप्रोप्रिएशन की बात की जा रही है, मतलब इन्वायरमेंटल रिलेटेड होने चाहिए, यानी कि इन्वायरमेंट को बिना नुकसान पहुंचाए। ठीक है, तो इस तरह की बात जो है वो की गई है इस प्रोग्राम में। इस प्रोग्राम में कहीं ना कहीं बेस्ड होगा किस पे, एटीट्यूड पे, ठीक है, एथिक्स पे और कम्युनिकेशन कंपटीशन पे। जो यंग मेडिकल स्टूडेंट है उनके बीच में किस तरह की एटीट्यूड डेवलप होगी, किस तरह की एथिक्स जो है वो डेवलप होगी, कम्युनिकेशन किस तरह से कॉम्पिटेंस बना जाएगा, तो इस एथिकल वैल्यूज को कहीं ना कहीं इनके अंदर डाला जाएगा। ठीक है, जिससे कि जो स्किल यंग जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनके लिए एक बेनिफिट मिलेगा, ताकि वो रियल वर्ल्ड में जाके उस चीज को इम्प्लीमेंट अच्छी तरह से कर सके। ठीक है, तो अगर इसमें और बात की गई है, जो डिटेक्टिव लेक्चर है, डिटेक्टिव लेक्चर यानी कि बोल बोल के जो लेक्चर देते हैं वो 1/3 से ज्यादा नहीं होगी। यानी कि ज्यादातर इसमें फोकस किसमें करने की बात कर रहे हैं, प्रैक्टिकली चीजों पे फोकस करने की बात कर रहे हैं, प्रैक्टिकली चीजों को, क्लिनिकल एक्सपीरियंस की, केस स्टडीज की, इनकी एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, ताकि जो नई जो चीजें हैं उसको कहीं ना कहीं बच्चे ठीक तरीके से अडॉप्ट कर सके, स्टूडेंट जो है अच्छी तरह से ग्रैब कर सके। ठीक है, और उसको आगे की तरह जो है इम्प्लीमेंट कर सके। ठीक है, ये सारी चीजें जो है बताया जा रहा है। तो इसकी सिग्निफिकेंस क्या होगी, इसकी सिग्निफिकेंस होगी ये जो चेंज है कहीं ना कहीं ओवरऑल टाइम पीरियड जो स्टूडेंट जो कंप्लीट कर रहे हैं एमबीबीएस को, उसके टाइम पीरियड को कहीं ना कहीं यहाँ रिड्यूस करने की बात की गई है, जो कि 9 ईयर करने की बात की गई है। और साथ ही साथ यहाँ पे फिक्स नंबर ऑफ अटेम्प्ट जो है पेपर को क्लियर करने के लिए दिया गया है। और कॉमन काउंसलिंग जो की भी बात की गई है, जो कि एडमिशन की जाएंगे 2024 में। अगर स्टूडेंट कोई एग्जाम क्लियर करने से फेल हो जाता है तो उसको रीअपियर होने की जो सप्लीमेंट्री एग्जाम है उसमें अपियर हो सकता है, और उसकी रिजल्ट जो है 3 से 6 वीक में घोषित कर दिया जाएगा, जिससे कि जो स्टूडेंट है जो पुराने बैच से, जिस बैच से वो फेल हुआ है उस बैच में फिर से उसी बैच में बैठ सके, ताकि उसको डिमोटिवेट फील ना हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें बताई जा रही है। तो कहीं ना कहीं हमारे क्या बताया जा रहा है कि मेडिकल एजुकेशन को कहीं ना कहीं हमें क्या करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, ताकि जो स्टूडेंट्स के बीच में है जो नई टेक्नोलॉजी है, नई रूल्स है, नई रेगुलेशन है, नई गाइडलाइंस है, वो भी कहीं ना कहीं जो नई एथिकल या मॉरल चीजें हैं वो भी इंक्लूड हो, जिससे जब वो रियल वर्ल्ड में जाए, जो एक्चुअली दुनिया में अगर जब वो सर पर है तो उन चीजों का वो एहसास हो और उन चीजों पे वो अच्छी तरह से पकड़ बना सके। ठीक है, तो एंटिसिपेशन एंड फेस रेगुलेशन परहैप्स विल पॉज एंटिसिपेशन एंड फेस एटलीस्ट कॉन्फ्रंटेशन द अपोजिशन ऑफ सीरियल स्टेट कॉमन काउंसलिंग एग्जिस्ट टेस्ट। तो ये सारी चीजों की बात की गई है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। अगला न्यूज है इंडिया और यूएस की, जिस तरह की अभी कॉर्पोरेशन हुआ है, म्यूचुअल ट्रस्ट देखा गया है, तो उसके ऊपर है। तो क्या बताया जा रहा है, स्ट्रेटेजिक हाई, इंडिया एंड यूएस हैव एंटर्ड न्यू एरा ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉर्पोरेशन। देखिए क्या बताया जा रहा है, अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यूनाइटेड स्टेट गए थे, जिसके कारण से दोनों तरफ एक स्ट्रेटेजिक कॉर्पोरेशन की बात की गई। ठीक है, जिसमें जो है अनाउंसमेंट किया गया कि पोटेंशियल है जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस F414 इंजन, यानी कि जो जेट इंजन है उसकी बात की गई, जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी जनरल इंजीनियर द्वारा और साथ ही आपके हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड द्वारा। ठीक है, और जो कि पावर होगी लिमिटेड टू द पावर इंडियन इंडिजीनियस लाइट कॉम्बैट एयर MK2 एंड ट्विन इंजन एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयर MK1 के बराबर, जो कि परचेस कर चुका है 31 हाई एल्टीट्यूड के लिए। ठीक है, अगर बात कीजिए जो प्रीडेटर है MQ-9B आर्म्ड अनमैनेड, जो आपका UAV है, यानी कि अनमैनेड एयर व्हीकल है, उसको कहीं ना कहीं डिफेंस टाइप में भी कॉर्पोरेशन में इसमें इंक्लूड किया गया है। ठीक है, और साथ ही साथ बात की जाए इंडिया ने कहीं ना कहीं यूएस से C-130 और C-17 ग्लोब मास्टर ट्रांसपोर्ट किया एयरक्राफ्ट को, AH-64E अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर, और साथ ही साथ उसके CH-47 चिनोकू MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर, ये सारे हेलीकॉप्टर कहीं ना कहीं परचेज किया है। ठीक है, परचेज किया है या फिर टेक्नोलॉजी जो है ट्रांसफर हुए हैं। इससे क्या बताते हैं, इसका क्या जो ये चीज क्या दिखाते हैं, ये दिखाते हैं कहीं ना कहीं जो यूएस और इंडिया की जो टाइज है वो क्या हो रहा है, स्ट्रांग हो रहा है। और ये टाइम के
टाइम और भी बढ़ते हुए जा रहा है। जब अगले आपको एक आर्टिकल समझाऊंगा तो उसमें भी यही चीज बताया जा रहा है कि किस तरह से जो है यूएस और इंडिया की म्यूचुअल ट्रस्ट जो है बढ़ रही है, कॉर्पोरेशन बढ़ रही है। ठीक है, तो अगर हम बात करें यूएस की एग्रेसिव पिच्ड इट्स फाइटर जेट जैसे F-16, F-18 जो इंडियन फोर्स और इंडियन नेवी को दिया गया है, तो ये सारी चीजें की न की बताता है कि जो म्यूचुअल ट्रस्ट है और कॉर्पोरेशन है यूएस के बीच में कि कि वो बढ़ते हुए नजर आ रहा है। किस फील्ड में? ज्यादातर हमें डिफेंस के फील्ड में देखने को मिल रहा है, टेक्नोलॉजी के फील्ड में, ट्रेड के फील्ड में काफी लंबे समय से ये देखने को मिल रहा है। अब जब नई जेट इंजन डील इन्वेस्टमेंट हुई है तो इनकी जो सिक्योरिटी कंसर्न है वो भी कहीं ना कहीं एड्रेस होती हुई नजर आ रही है। ठीक है, अगर बात करें यूएस ऐसा कर क्यों रहा है, यूएस का एंगल है यहाँ पे यूएस, इंडिया और चाइना, तीन चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट समझने वाली बात है। देखिए इंडिया की अगर बात करिए, इंडिया में यहाँ पे चाइना जो है कभी भी एग्रेसिव दिखा सकता है, तो उसके लिए इंडिया को क्या करना पड़ेगा? डेटरेंस जो है वो रखना पड़ेगा। और साथ ही साथ इंडिया की जो साउदर्न पार्ट है इंडियन ओशन की तरफ, यहाँ कहीं ना कहीं चाइनीज की प्रेजेंस जो है बढ़ती हुई नजर आ रही है, जिसको और साथ ही साथ इकोनॉमिकल पावर के रूप में भी चाइना जो है उभर के आ रहा है, जिसकी वजह से इसका कंसर्न बन जाता है यूएस। ठीक है, यानी कि इंडिया और यूएस दोनों कहीं ना कहीं चाइना से एक तरह से कहो तो परेशान हो गए। तो उसके लिए यूएस और इंडिया को कहीं ना कहीं एकजुट होके काम करना पड़ेगा, और जो टेक्नोलॉजी शेयरिंग है और टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट है तो उन चीजों पे भी काम करना पड़ेगा, जिससे जो सिक्योरिटी है वो कहीं ना कहीं मेंटेन रहे। ठीक है, यही वही चीज बात की जा रही है कि चाइना जो है एक्सपेंशन कर रहा है कहाँ? इंडो पैसिफिक रीजन पे, जिसमें यूएस जो चाहता है कि विन इंडिया अवे फ्रॉम इट्स डिफेंस पार्टनरशिप रसिया लॉन्ग टर्म। अगर बात की जाए, देखिए यूएस जो है अपना हथियार क्यों बेच रहा है? इंडिया जो है सबसे ज्यादा वेपन जो खरीदता है वो किससे खरीदता है? आपके रसिया से, कहीं ना कहीं। और रसिया इस टाइम पे वॉर में है, किसके साथ? यूक्रेन के साथ। तो यहाँ पे यूएस चाहता है कि किस तरह से जो इन्वेस्टमेंट है इंडिया का वो यूएस की तरफ और लाया जाए। ठीक है, ये सारे स्टेप लेके इन्वेस्टमेंट इंडिया का किस तरफ लेके आएंगे? यूएस की तरफ। यानी कि इंडिया जितने परचेज कर रहा है रसिया से, जो भी वेपन परचेज कर रहा है वो डाइवर्ट हो किस तरफ? यूएस की तरफ, जिससे ये सारी चीजों को एग्रीमेंट को फॉलो कर रहा है। ठीक है, अब जो ज्वाइंट इनिशिएटिव लिया है जेट इंजन प्रोडक्शन की, या और भी बात की जाए जैसे सेमीकंडक्टर की, स्पेस टेक्नोलॉजी की, इसको कहीं ना कहीं क्या बताया जा रहा है? एक अपॉर्चुनिटी है इंडिया के लिए कि अपने डिफेंस चीजों को इम्प्रूव कर सके, और साथ ही साथ जो टेक्नोलॉजी है उसको भी आगे बहुत लेवल तक बढ़ा सके। ठीक है, और इंडिया यूएस ने पहले ही 4 फाउंडेशनल एग्रीमेंट जो है और जो ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है उनको कहीं ना कहीं साइन कर रखा है, जिससे कि इंडिया यहाँ पे क्या चाहता है? इंडिया चाहता है हमें जो है बेनिफिट जो है, पूरी जितनी बेनिफिट है, इंडिया ऑल्सो कंसाइन द नीड मेंटेन टू स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यूएस स्ट्रेटेजी। यानी कि यूएस के साथ वो क्या करना चाहता है? अपनी स्ट्रेटेजी को मेंटेन करना चाहता है और फोकस करना चाहता है, जो डाइपोलरिटी इन जो वर्ल्ड हो रखी है उसको कहीं ना कहीं कम हो जाए। यानी कि जो वर्ल्ड हमारा 2 पार्ट में बढ़ चुका है, ठीक है, उसको कहीं ना कहीं यूनिफाई करने की बात भी इंडिया करता है। ठीक है, इंडिया का डिजायर क्या है कि प्रोटेक्ट करना अपने इस बॉर्डर को, और सॉवरेन अलाइन बनाए रखना किसके साथ? यूएस के इंटरेस्ट के साथ। इसीलिए दोनों का जो म्यूचुअल ट्रस्ट है दोनों कंट्री का, वो कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी लाएगा इस रीजन में। ठीक है, इस चीज की बात की जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आर्टिकल, रिटायर्ड मैन इन सिटीज हैव मोस्ट फाइनेंशियली लिटरेसी सर्विस। देखिए क्या हुआ, लिटरेसी सर्वे क्या हुआ है? आरबीआई ने इस टाइम पे एक सर्वे किया है जिसमें फाइनेंशियली लिटरेसी को एक्सप्लेन किया है। ठीक है, अलग अलग पॉकेट्स में, अलग अलग रीजन में, अलग अलग स्टेट्स में, या फिर किस एज ग्रुप में लोग जो है फाइनेंशियल लिटरेसी जो है अच्छी है, और यहाँ पे महिलाओं की कंडीशन क्या है, जो वर्किंग क्लास है उनकी कंडीशन क्या है, ये सारी चीजें बताया गया है। लगभग क्या बताया गया है कि जो आरबीआई ने इसको कंडक्ट कब कराया था? जो इसको पब्लिश किया था कब? जून 2023 को। ठीक है, जिसमें डेली वर्कर जो लेबरर है उसमें एज 20 to 29, जो एजुकेटेड है 12वीं तक, उनमें माना गया है कि लोएस्ट लेवल ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी है। ठीक है, कहीं ना कहीं ये इनको क्या बनाता है? वल्नरेबल बनाता है। किससे? मनी लेंडर से। मनी लेंडर की जो एक्सप्लॉयटेशन हरकतें हैं उनके लिए ये वल्नरेबल बनाती है।
क्यों? इनके पास इतनी लिटरेसी नहीं है जिससे कि वो मनी लेंडर को इस बारे में कुछ कह सके। ठीक है, अगर बात करें आगे फाइनेंशियल लिटरेसी की, तो यहाँ इस जो सर्वे है इसको कंडक्ट की गई है 45 दिन में, जिसमें 584 रिस्पॉन्सेज जो है इनिशियली कोलेक्टेड किए गए, कब? फेब 26 से अप्रैल 2022 तक। ठीक है, और इसके सैंपल को ड्रॉन किया गया अलग अलग ज्योग्राफिकल रीजन से, एजुकेशनल के, एज से, इनकम से और जेंडर बैकग्राउंड से। जो सर्वे है डिजाइन किया गया फाइनेंशियल नॉलेज के हिसाब से टेस्ट किया गया। ठीक है, अगर फाइनेंस और किन किन चीजों पे? फाइनेंशियल नॉलेज, फाइनेंशियल बिहेवियर और फाइनेंशियल एटीट्यूड के बिहाफ पे यहाँ पे देखा गया, सर्वे को डिजाइन किया गया। ठीक है, तो हमें इन्हीं तीनों कॉन्सेप्ट को पढ़ना है। सबसे पहले तो फाइनेंशियल नॉलेज। ठीक है, फाइनेंशियल नॉलेज की किस तरह से टेस्ट किया गया, दूसरा फाइनेंशियल बिहेवियर और तीसरा आपका फाइनेंशियल एटीट्यूड। अगर हम बात करें, जो अभी भी बहुत सारे लोगों को ऐसी अवेयर नहीं है कि वो बैंकिंग जो आरबीआई का ऑम्बड्समैन स्कीम है उसके अंदर जो कस्टमर जाके कंप्लेन कर सकता है, किसके खिलाफ? बैंक के खिलाफ और कोई भी इंस्टीट्यूट के खिलाफ। ऐसी अभी भी लोगों के बीच में अवेयरनेस नहीं है। ठीक है, लोग कहीं ना कहीं डर रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट करने में, उनकी रिस्पॉन्स करने में। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर वो ऐसा करते हैं, एसेस ऑन देयर नॉलेज, अगर उनकी नॉलेज की एसेस करें तो कहीं ना कहीं वो क्या पाते हैं? ज्यादा रिस्क रिटर्न पाते हैं इनके रिलेशनशिप में। ठीक है, बैंक और इसके मजदूरों के। क्यों? बैंक और मजदूर के बीच में मान लीजिए कोई भी वर्किंग क्लास है या फिर जो लोग है वो क्या होते हैं? बैंक अभी भी बहुत सारे लोग इसलिए नहीं जाते क्योंकि उनको आधी चीजें तो समझ में ही नहीं आती है। ठीक है, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ठीक है, तो इस बारे में बताया जा रहा है। जो रिस्पोंडेंट है उनको एसेस किया गया उनके नॉलेज के हिसाब से, तो पाया गया कि हाई रिस्क रिटर्न रिलेशनशिप जो है उनके बीच में पाया जाता है। और आगे बात की जाए तो क्या बताया जा रहा है? जो रिस्पोंडेंट है उनको टेस्ट किया गया उनके डाइवर्सिफिकेशन स्केल के हिसाब से। तो क्या पाया गया कि वो किस तरह से अपने जो मनी है उसको डाइवर्सिफाई करते हैं। मनी को क्या डाइवर्सिफाई कर पाते हैं? जैसे आपके बॉन्ड मार्केट हो गया, शेयर मार्केट हो गया, क्या इनमें डाइवर्सिफाई कर पाते हैं या कितनी आप इनकम कर पाते हैं। ठीक है, ये देखा गया। दे बाय स्टॉक्स एंड शेयर बेस्ड ऑन आंसर स्कोर्स वे असाइन। तो उसमें क्या दिखा गया कि डिफरेंट ऑक्यूपेशन और फाइनेंशियल नॉलेज जो रिटायर्ड की स्टैंड आउट करता है, जहां पे जो वेरियस एज ग्रुप है, जैसे 50 से 59 एज ग्रुप में जो मोस्ट फाइनेंशियल नॉलेज पाया गया, जो 50 से 59 वर्ष के हैं उनमें ज्यादा फाइनेंशियल नॉलेज पाया गया। अगर 20 से 29 की एज की बात की जाए तो यहाँ पे कम फाइनेंशियल नॉलेज की बात की जाए, और ओवर 60 की बात की जाए उनके मुकाबले भी ये कम पाया गया। 20 से 29 जो फाइनेंशियल नॉलेज की बात की गई तो यहाँ पे 60 जो एबव हो चुके हैं या 60 तक पहुंच चुके हैं, उनके नॉलेज के मुताबिक भी 20 से 29 साल में जो है, यानी कि 20 to 29 ईयर एज में भी इनमें कम पाया गया। ठीक है, क्यों ऐसा दिख रहा है? द कंक्लूजन व्हेन रेड टुगेदर हिंट दैट दोज बेटर फाइनेंशियल नॉलेज रिटायर्ड अर्ली। जबकि ये देखा गया कि जिनके पास बेटर फाइनेंशियल नॉलेज है वो पहले ही रिटायर्ड हो जाते हैं। ठीक है, पहले ही रिटायर्ड हो जाते हैं। अब अगले चार्ट की बात करें, चार्ट हमें क्या दिखा रहा है कि वेरिएशंस अक्रॉस जेंडर के बीच में भी वेरिएशन हमें देखने को मिल रहा है। अगर मैन की बात की जाए उनके अंदर फाइनेंशियल नॉलेज ज्यादा होती है वुमेन के मुकाबले। अगर जो मेट्रो सिटीज में रह रहे हैं उनके अंदर फाइनेंशियल नॉलेज भी ज्यादा होती है रूरल एरिया के हिसाब से। ठीक है, ये सारी चार्ट जो है वो आपकी बता रही है फाइनेंशियल नॉलेज में, आप देख सकते हो। ठीक है, और क्या बताया जा रहा है इसमें? जो दूसरी सर्वे की गई जिसमें फाइनेंशियल बिहेवियर की बात की गई। ठीक है, अब यहाँ पे किसकी बात की जा रही है? फाइनेंशियल बिहेवियर की, जिसमें लोगों की जो डे टू डे का डिसीजन है वो किस हिसाब से मनी को लेकर चेंज होता रहता है, किस तरह से उनका बजट, हाउस होल्ड का बजट बनता है, उनका फाइनेंशियल प्रोडक्ट कितना होता है, वो कितना इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो कितना सेविंग करते हैं, उस चीज को ये दिखाता है। ये भी अलग अलग तरह से लोगों से पूछताछ करके ही इसके बारे में जो है बताया गया। इसमें क्या बताया गया? जो दे समटाइम फाउंड, वो अक्सर ये पाए कि जो इनकम है वो उनके लिए इनफ नहीं है ताकि वो लिविंग कवर कर सकते हैं अपनी कॉस्ट ऑफ लिविंग को। ठीक है, तो इनको जैसे चार्ट 2 में देखा गया है, इनको फाइनेंशियल बिहेवियर को क्या किया गया है आपके दिखाया गया है, जिसमें बिहेवियर किस तरह से, ठीक है, नॉलेज वगैरह किस जो 60 प्लस सेकंड लिस्ट, ठीक है, बिहेवियर एंड एटीट्यूड, फाइनेंशियल लिटरेसी, इसके बारे में बात किया गया है। अगर बात करें
एज जो है 30 से 39 जो है सबसे ज्यादा स्कोर करते हैं, और एज 20 to 29 जो है कम स्कोर करते हैं फाइनेंशियल बिहेवियर के हिसाब से। ठीक है, एक मैरिड पर्सन जो है वो अपने लिए काफी सेविंग कर देता है, यानी कि कहने का मतलब वो उस हिसाब से चलता है ताकि उसको फैमिली को भी लेके चलना है, परिवार को भी लेके चलना है। लेकिन अगर हम बात करें 20 से 29 के बीच में, उस टाइम पे एज जो होता है इतना ज्यादा लोगों के जो मैच्योरिटी है वो डेवलप नहीं होती है, जिसके कारण से वो इतना सेविंग नहीं कर पाते। वो सिर्फ अपना, जैसे हम भी अगर देखते हैं कि कोई भी 20 से 30 साल की उम्र में होता है, इतने ज्यादा इन्वेस्टमेंट वो सेविंग नहीं करने सकता। वो चाहता है हम खाए पिए मौज करें, सब ये चीज चलता रहेगा। तो इसी चीज को यहाँ कहीं ना कहीं चेंजेस दिखते हुए नजर आ रहा है। तो क्या बताया जा रहा है यहाँ पे, जो मैरिड पर्सन है उसकी फाइनेंशियल बिहेवियर जो है बेटर है किससे, जो सिंगल पर्सन है। ठीक है, यहाँ पे ये चीज बताया जा रहा है। अगर लास्ट सर्वे की बात की जाए जो कि फाइनेंशियल एटीट्यूड की बात कर रहा है, जो क्या दिखाता है, दे वांटेड लिव फॉर टुडे एंड लेट टुमारो टेक केयर इटसेल्फ वेदर दे इज फाइंड मोर सेटिस्फाइड स्पेंड मनी देन सेव फॉर लॉन्ग टर्म। क्या बता रहे हैं कि आज के टाइम, आज और कल को लेके कितने लोग अवेयर है कि वो आज की सेविंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या फिर मनी की जो सेविंग वो लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये चीज को जब देखा गया तो वुमेन्स जो है इसमें ज्यादा बेटर पाया गया मैन, यानी कि सेविंग करने के मामले में जो वुमेन्स है वो कहीं ना कहीं बेटर पाए गए मैन के हिसाब से। ठीक है, तो यही सारी चीजों को इसमें चार्ट में बताया गया है। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। अगला है अ मॉडल फॉर क्वालिटी एंड इंक्लूसिव एजुकेशन। क्या बताया जा रहा है, आप अगर ऐसा मॉडल लेके आए कि जिससे क्वालिटी भी इंश्योर हो और साथ ही साथ इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव का एजुकेशन का मतलब है कि भैया सभी बच्चों को, सभी तरह के, ना कोई कास्ट ना कोई रिलीजन के भेदभाव से आप अगर हर बच्चे को इक्वल ट्रीट कर रहे हो, तो वो इक्वल एजुकेशन दे रहे हो, तो वो क्या होगा, आपका इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर आएगा। ठीक है, और इसमें क्वालिटी देने की बात की जा रही है, मतलब आप एजुकेशन तो दे रहे हो, साथ में उसकी क्वालिटी भी देने की बात की जा रही है। अगर बात की जाए NIRF की रिपोर्ट आई है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा, जिसने हायर एजुकेशन को कहीं ना कहीं यहाँ पे दिखाया है। ठीक है, इसमें क्या बताया जा रहा है, जो तमिलनाडु के बारे में स्पेसिफिकली इसमें बात की जा रही है कि तमिलनाडु ने किस तरह से प्रोग्रेस किया है, किस तरह से उसके कॉलेज जो है आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, और बाकी स्टेट के मुकाबले, तो वही सारी चीजों को यहाँ पे कोट किया है। ठीक है, अगर बात की जाए 2023 में NIRF की रैंकिंग की बात की जाए, तो कहीं ना कहीं 100 जो कॉलेज थे वो कंसिस्टेंटली सक्सेस पे थे। ठीक है, और तमिलनाडु इन प्रोवाइडिंग हायर एजुकेशन इन बोथ क्वालिटी एंड एजुकेशन। अब इसमें क्या बताया, जो तमिलनाडु के जो कॉलेज है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं हायर एजुकेशन जो कि बहुत दोनों क्वालिटी और इंक्लूसिव दोनों ही चीजों पे फोकस करके काम कर रहा है। तो तमिलनाडु का क्या मोटो है, क्या है यहाँ पे कि उनका एक्सपीरियंस है कि हमें सोशल जस्टिस देना है और हमारे ऑफर एन इम्पोर्टेंट इनसाइट फॉर अदर स्टेट से कहीं ना कहीं अच्छी उनकी वैल्यूज को रखनी है। ठीक है, तो जिस कारण से जो है आपका तमिलनाडु वो हायर परफॉर्मेंस जो है इसमें करता हुआ नजर आ रहा है। अगर इसमें असेसमेंट की बात की जाए, असेसमेंट अलग अलग लेवल पे की जाती है। टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज जिसका 40% वेटेज है, ग्रेजुएशन आउटकम जिसका 25% वेटेज है, रिसर्च प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस 15%, आउटरीच इंक्लूसिवनेस 10%, परसेप्शन की बात की जाए तो 10% की जो है इसमें वेटेज है। ठीक है, अलग अलग पैरामीटर पे ये क्या करता है, काम करता है, जिसके कारण से एक ब्रॉड बेस्ड और क्यूरेटिव पैरामीटर जो है ये प्रोवाइड करता है, जिससे कि असेसमेंट जो है कॉलेज का हो सके। अगर हम बात की जाए नंबर ऑफ कॉलेज जो इस साल पार्टिसिपेट किए हैं, एक्चुअली में 2017 में जो किए थे वो 533 थे, जो 2020 में किए थे 1659, और जो आज के टाइम पे किए हैं 2746, यानी कि 2746 जो कॉलेज है उन्होंने कहीं ना कहीं इसमें पार्टिसिपेट किए हैं। ठीक है, अगर बात की जाए इसमें इनके जो ये जो 5 फोल्ड है, यानी कि जो आपके वेटेज है अलग अलग तरह के, इसमें अलग अलग कॉलेज ने अलग अलग तरह से पार्टिसिपेट किया है, लेकिन ये एक्चुअली पूरी तरह से ये कॉलेज को नहीं दिखाता, क्योंकि जितनी कॉलेज है उतनी कॉलेजों को ये रिप्रेजेंट नहीं करता। ये कुछ चुनिंदे कॉलेजों को ही दिखाता है जो इन नंबरों में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, अगर
कहीं ना कहीं एनआईआरएफ की बात करें, जो रैंकिंग सिस्टम है वो एक क्या लेके आता है, वाइड ट्रैक्शन और क्रेडिबिलिटी लेके आता है कॉलेजों के बीच में, ठीक है, एक बेटर अपॉर्चुनिटी देता है ताकि स्टूडेंट्स को, जिससे कि वो इस कॉलेज को चुन सके। देखिए, अगर रैंकिंग रिपोर्ट आ रही है तो इसका मतलब क्या है, वो कॉलेज की अच्छाई और बुराई को कहीं ना कहीं यहाँ पे कोट कर रहा है। ये नहीं कि पूरी तरह से अलग अलग एस्पेक्ट में नहीं, लेकिन एक ओवरऑल व्यू बन जाता है। जैसे हम देखते हैं कि रैंक 1 अगर कॉलेज है तो इसका मतलब वो क्या होगा, वो बेटर होगा। अगर रैंक 50 हो तो 1 के मुकाबले वो थोड़ा सा कम होगा। तो इस चीज को आंकलन करते हैं, लेकिन उसमें अगर जो टॉपिक वाइज वेरिएशन देखे वो काफी डिफरेंस हमें मिलेंगे, ठीक है। तो क्या बताया जा रहा है कि जहां पे 100 टॉप प्लेस की अगर बात करें, टॉप प्लेस सिर्फ बहुत कम, जो ज्यादा क्वालिटी अच्छी रैंकिंग देते हैं वो सिर्फ कुछ ही चीजों में रहेगी, जैसे कुछ ही जगह पे रहेगी। जैसे जो लार्जेस्ट शेयर है आपके तमिलनाडु में वो 35 है। अगर दिल्ली की बात की जाए 32 है, जो कि दूसरे नंबर पे आता है, ठीक है, जो 2022 की बात की जा रही है। और केरल की बात की जाए 14 और वेस्ट बंगाल की बात की जाए 8 जो है। और ये कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करते हैं 89% ऑफ टॉप कॉलेज। क्यों ऐसा हो रहा है, तमिलनाडु में ही क्यों ऐसा बढ़ रहा है, तो उसके बारे में यहाँ पे रीजन बताया है किस तरीके से। अगर बड़े स्टेटों की बात करें जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, इनमें कोई ना कोई सिंगल कॉलेज नहीं है टॉप 100 में, ठीक है। तो अगर लेकिन अगर साउथ की बात की जाए, साउथ स्टेट में भी ये कम से कम है, ये नहीं कि साउथ स्टेट में ज्यादा है। कर्नाटक में सिर्फ 2 ही कॉलेज है। आंध्र प्रदेश और आंध्र प्रदेश में तो कोई कॉलेज ही नहीं है जो कि टॉप 100 में, और तेलंगाना में तो एक ही कॉलेज है, ठीक है। अगर हम तमिलनाडु के शेयर की बात करें जो 35% है, जो अगर कंबाइन कर दे सदर्न स्टेट को, 4 सदर्न स्टेट को कंबाइन कर दे तो उनकी 17% बन रही है। और जबकि तमिलनाडु का अपना जो कंट्रीब्यूशन है वो इनके डबल है, ठीक है, डबल से भी ज्यादा है, ठीक है। तो ये क्या दिखाता है, कहीं ना कहीं जो तमिलनाडु है वो अच्छी प्रोग्रेस की तरफ बढ़ रही है, अपनी कंट्रीब्यूशन जो है वो जो सोशल कंट्रीब्यूशन है कहीं ना कहीं अच्छी तरह से कर रहा है, ठीक है, जिसके कारण से वो इस पोजीशन पे पहुंच सका है। तमिलनाडु रिटेन इट्स टॉप पोजीशन एक्सेप्ट ऑफ 2022 व्हेन दिल्ली वाज ऑन पार तमिलनाडु। जो तमिलनाडु है, अगर बात की जाए 2000 हमेशा टॉप पोजीशन पे रहा 2022 को छोड़ के, क्योंकि उस टाइम पे दिल्ली जो है वो तमिलनाडु को आगे निकल गया था। अगर हम बात करें लार्जर पैटर्न के हिसाब से, 4 स्टेट अगर देखा जाए, तमिलनाडु, दिल्ली, केरल और वेस्ट बंगाल, ठीक है, जो कि लास्ट चंक है टॉप कॉलेज का। और यहाँ पे हर साल जो होती है इस तरह की चीजें रहती है, ठीक है। अगर आंध्र प्रदेश की बात की जाए, 1 टॉप कॉलेज था कब, 2022 में, 2021 में, ठीक है, रैंकिंग में। जबकि कर्नाटक शेयर जो है वो 3 था कब, 2021 में। अगर वहीं गुजरात और महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पे अभी तक कोई ऐसा बना ही नहीं है, ठीक है। अब की क्या बात की जा रही है, जो तमिलनाडु का जो कॉन्सेंट्रेटेड और डिस्पर्स क्या है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए क्या बताया जा रहा है, स्पेसिफिकली अगर देखा जाए टॉप कॉलेज हमने मान लिए अलग अलग जगह क्या है ना, आपके स्टेट में है, तमिलनाडु में 35%। लेकिन अगर हम स्पेसिफिक बात करें, रीजन स्पेसिफिक बात करें, ठीक है, तो वो क्या दिखाता है, वो दिखाता है लार्ज जो टॉप रैंकिंग कॉलेज है वो लार्जली कन्फाइन कहाँ पे, चेन्नई पे। यानी कि अगर पूरा इतना बड़ा स्टेट है और सिर्फ आप इतने ही पॉकेट में दिखा रहे हो कि भाई इतने ही पॉकेट में हमारे टॉप कॉलेज है, तो बाकियों का क्या होगा, इतने एरिया को क्या होगा, ठीक है। ये भी कहीं ना कहीं कंसर्न की बात है। तो कहीं ना कहीं ये जो चीजें हैं वो क्या है, डिस्पर्स हो रखी है, कैटरिंग हो रखी है, रूरल और सोशल डिसएडवांटेज जो है यहाँ पे देखने को मिल रही है। क्योंकि आप चेन्नई जैसे शहर में दे रहे हैं, लेकिन बाकी जो गांव इलाके हैं वहां पे क्या होगा, ठीक है। अगर चेन्नई की बात की जाए, यहाँ पे 26%, ओनली 9, यानी कि 26% जो है कॉलेज यहाँ पे है चेन्नई की बात की जाए। कोयम्बटूर में उतना ही है, यानी कि 26%, 9 के लगभग लगभग, ठीक है। तिरुचिपल्ली में 5 कॉलेज है जिसका 14% है, ठीक है। और जो 12 कॉलेज जो बचे वो 35 में से वो अलग अलग जगह पे 11 प्लेस पे अलग अलग जगह पे फैले हुए हैं। तो ये क्या दिखाता है, ये जो दिखाता है जो लार्ज बेनिफिशरीज है वो कहाँ कहाँ पे आपके चेन्नई, कोयम्बटूर, तिरुचिपल्ली, इन सब इलाकों में जो रहने वाले हैं वो लोग हैं, ठीक है। और जो टॉप रैंक के 23 कॉलेज है वो 3 सिटीज में है जो बिलोंग करते हैं अलग अलग 3 रीजन्स को, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, माइट इक्वल सर्विंग ऑफ पुअर एंड डिसएडवांटेज ऑफ सोशल ग्रुप जो है उनको कहीं ना कहीं जो फैसिलिटीज है वो देना पड़ेगा, ठीक है। और साथ ही ये बताया गया है मोर देन 1/3 जो टॉप रैंक कॉलेज है
वो डिस्पर्स है अलग अलग प्लेस में, जो कि आप देख रहे हो 12 कॉलेज लगभग, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं, ये लार्जली ये नहीं कि सिर्फ रूरल एरिया में फैले हुए हैं, ये बहुत अदर एरिया में फैले हुए हैं, ठीक है। और इनके द्वारा बट ऑल्सो प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर क्वालिटी एजुकेशन, लेकिन ये क्वालिटी एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हैं स्टूडेंट्स के अंदर जो गरीब है या डिसएडवांटेज जो सोशल ग्रुप है उनके बीच में भी ये क्वालिटी एजुकेशन को फैलाने में हेल्प करते हैं, जिसके कारण से जो चेन्नई की जो रेपुटेशन है कहीं ना कहीं ऊपर बनी हुई है, ठीक है। ये सारी चीजों को इसमें बात किया जा रहा है। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। अब बात करते हैं अमेरिकन एक्सेप्शनलिज्म फॉर इंडिया। देखिए क्या है, इसको मैं शॉर्ट में आपको समझाता हूँ। जो इंडिया और यूएस, यहाँ पे अगर बात की जाए, जब न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था 1999 में, 1998 में, ठीक है, टेस्ट हुआ था, तो उसके बाद यूएस ने क्या किया, सैंक्शन लगाया, ठीक है। लेकिन उस सैंक्शन के 6 महीने के बाद उस सैंक्शन को विड्रॉल कर लिया गया। विड्रॉल करने के बाद और अब तक देखा जाए 98 से लेके 2023 तक क्या हुआ, सरकारें आई, चेंज होती गई, और उसके साथ साथ जो रिलेशन है वो क्या होता रहा, स्ट्रांग होता रहा, रिलेशन और ज्यादा स्ट्रांग होता रहा। अगर बात की जाए, जो अलग अलग गवर्नमेंट आए, बुश आए, जॉर्ज बुश अमेरिका की तरफ से, जो आपके जॉर्ज बुश आए, बिल क्लिंटन उनसे पहले आए थे, आपके ओबामा आए, बराक ओबामा, डोनाल्ड ट्रंप आए, जो बाइडेन आए, ये सब के क्या दिखा रहे हैं, ये सब जो इंडियन के साथ रिलेशन, इंडिया में भी अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी, ठीक है, इनके साथ जो रिलेशन रहा, उन्होंने क्या किया, बायलैटरल रिलेशन को कहीं ना कहीं क्या किया, इंक्रीज किया, बायलैटरल रिलेशन को इंक्रीज किया और अलग ही लेवल पे पहुंचाया, चाहे वो ट्रेड हो, चाहे वो आपकी मिलिट्री डिप्लोमेसी हो, चाहे अब जो है टेक्नोलॉजी डिप्लोमेसी हो, हर किसी फील्ड में कहीं ना कहीं हमें ग्रोथ नजर आता हुआ दिखा। इसके बावजूद भी इंडिया के पास ऐसे बहुत से चांसेस आए जिसमें यूएस जो है सैंक्शन लगा सकता था, जैसे कार्ड्स एक्ट में, ठीक है। दूसरी, जब आप रसिया से ऑयल परचेस कर रहे हो लड़ाई के बीच में, ठीक है, आपने नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी साइन नहीं की हो, ठीक है, आपने न्यूक्लियर वेपन बना रखे हो, तो इन चीजों में क्या कर सकता है यूएस जो है, वो आपका जो है लगा सकता है आपके ऊपर, जो इम्पोज कर सकता है सैंक्शन को। लेकिन फिर भी यहाँ पे यूएस ने सैंक्शन को इम्पोज नहीं किया। तो ये क्या दिखाता है, कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि यूएस को इंडिया की कहीं ना कहीं रिक्वायरमेंट है और इंडिया की डिमांड है, जिसके वजह से यहाँ चीज नहीं किया गया। लेकिन अगर बाकी कंट्री, जैसे आप उसको देख लो, टर्की को देख लो, ईरान को देख लो, कहीं ना कहीं काटसा के अंदर इसको जो है इनको सैंक्शन किया गया, लेकिन इंडिया को नहीं किया गया, जबकि वही सेम परचेस, सब कुछ वही उन्होंने रसिया के साथ किया था डील, ठीक है। तो ये क्या दिखाता है कि इंडिया और जो अमेरिका की रिलेशन है वो जरूरी है। और क्यों जरूरी है, ताकि जो आपके इंडियन ओशियन है, जो चाइना की प्रेजेंस है, उसको रोक सके। और उसको रोकना एम है किसका, यूएस का। अगर यूएस इस तरह की स्टेप नहीं उठाएगा, इस तरह की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करेगा, तो उसको पता है कि आगे आने वाली जो मेरा वर्चस्व है वो कहीं ना कहीं खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। उसको बनाए रखने के लिए इंडिया और यूएस की रिलेशन को कहीं ना कहीं अच्छा होना पड़ेगा, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं। अब देखिए क्या बताया जा रहा है, अब इस कॉन्टेक्स्ट को पढ़ लेते हैं। देखिए, अगर हम बात करें यहाँ से द सिविल न्यूक्लियर डील, जो कि जस्ट 6 month आफ्टर यूएस इम्पोज सैंक्शन ऑन इंडिया मैंडेट आर्म एक्सपोर्ट कंट्रोल ऑन नवंबर क्लिंटन साइन वेवर सैंक्शन, यानी कि इम्पोज किया था 1998
लेकिन जस्ट 6 मंथ के लिए, उसके बाद उसको वेवर मिल गया। ठीक है, दोनों ही यानी कि पाकिस्तान और इंडिया को। ठीक है, लंबे समय तक सैंक्शन नहीं रख पाया। और एक वेवर और दिया गया था इंडिया यूएस की ज्वाइंट स्टेटमेंट 2005 के रिजल्ट के हिसाब से, जो वो वेवर दिया गया था नॉन प्रोलिफिकेशन एक्ट के ऊपर भी। 123 एग्रीमेंट विद इंडिया। ठीक है, ये सब क्या दिखाता है, इंडिया स्पेसिफिक एग्जाम्पशन दिया गया था न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप 2008 में। और जब ओबामा विजिट किए थे 2010 में, तो उन्होंने कहीं ब्रेक थ्रू किया था इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑल वेवर्स एंड प्रीवियस डिकेड मेड अनदर सेट ऑफ एक्सेप्शन फॉर इंडिया। तो ये सब क्या दिखा रहा है, कहीं ना कहीं यूएस और इंडिया की रिलेशंस को कहीं ना कहीं स्ट्रांग होते हुए दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद कंट्रोल और हाई टेक्नोलॉजी ट्रेड ट्रांसफर, ट्रेड एंड ट्रांसफर अंडर यूएस एडमिनिस्ट्रेशन रेगुलेशन। ईएआर के अंदर ट्रेड और ट्रांसफर को, हाई टेक्नोलॉजी के ट्रांसफर को कहीं ना कहीं दिखाया गया, एक्सपोर्ट करने की बात की गई। ठीक है, और साथ ही साथ इंटरनेशनल ट्रैफिक इन आर्म रेगुलेशन के अंदर भी दिखा गया इस चीज को। इन सब में देखने के बाद हमें ये पता लगता है कि इंडिया, देखिए अगर फैक्ट की बात की जाए तो इंडिया ने कभी भी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी साइन नहीं किया था। यानी कि इंडिया ये कहता है हम जो है ये नहीं कि हथियारों को नहीं बढ़ाएंगे। नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी क्या है कि आप हथियारों को नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन एक्चुअली में नहीं है। इंडिया को इस पर काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि बाकी देश अगर अपने हथियारों को बढ़ा रहे और इंडिया पीछे रहे तो ये प्रॉब्लमेटिक है। और इंडिया ने ना ही न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी को साइन किया कि आप न्यूक्लियर टेस्ट जो है नहीं करेंगे, इसको भी साइन नहीं किया है। तो इसके बावजूद भी क्या है, इंडिया के इतने सारे एक्सेप्शन के बाद भी इंडिया को वेवर मिल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, यूएस और इंडिया का रिलेशन जो है वो कहीं ना कहीं यूएस चाहता है कि इंडिया के साथ रिलेशन को बनाए रखे। अब रसिया की एंगल आ जाती है। रसिया में जैसे मैंने बताया कि कार्टसा एक्ट के अंदर, जबकि आपके S-400 मिसाइल लिया था जिसमें टर्की और चाइना को उसी परचेज के लिए सैंक्शन किया गया था, लेकिन यूएस में इसको उल्टा किया गया, जिसमें खन्ना अमेंडमेंट लेके आ गए थे, जिसमें इंडिया को एक्सेप्शन दिया गया था। ठीक है, जो रसिया और यूक्रेन की वॉर चल रही थी उसके बीच में जो इंडिया ने ऑयल इंपोर्ट किया था, डिफेंस एंगेजमेंट किया था रसिया के साथ, उसके ऊपर भी कोई सैंक्शन नहीं लगाया गया। ठीक है, चलिए, और अगर हम फाइनली इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एक्ट की बात करें, ठीक है, तो उसमें चाइना, रसिया, ईरान, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, म्यांमार को कहीं ना कहीं इसमें बताया गया है कि ये जो माइनॉरिटीज है, रिलीजियस माइनॉरिटी है, उनके ऊपर कहीं ना कहीं अटैक कर रहे हैं, लेकिन इंडिया को इसके बीच में नहीं लाया गया, इंडिया को इसके साथ नहीं जोड़ा गया। जो एक्सेप्शन है वो कहीं ना कहीं इंडिया की एक्सेप्ट करती है कंडीशनलिटी, कटिंग टाइज विद देयर एडवर्सरी, विड्रॉल ग्रुपिंग जैसे संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ब्रिक्स, ये सब चैलेंज बने हुए यूएस और यूरोप के लिए। तो इनके ऊपर लेकिन कोई बात नहीं की जाती है। फिर भी इंडिया और यूएस जो है ज्वाइंट ऑपरेशन करते हैं, ज्वाइंट मिलिट्री करते हैं। ठीक है, इनके बीच में जो कॉमर्शियल गैप है वो भी ठीक ठाक है। कॉमर्शियल गैप नहीं है, इनके बीच में अभी भी टेक्नोलॉजी शेयरिंग हो रही है। जबकि अगर संघाई कॉर्पोरेशन एससीओ की बात करें या ब्रिक्स की बात करें, इसमें आपके चाइना और रसिया है, जबकि इसमें चाइना है, इसमें बात नहीं की जाती है। चाइना होने के बाद भी, प्रेजेंस होने के बाद भी इंडिया की जो प्रेजेंस है उस पर यूएस कुछ ऑब्जेक्शन नहीं उठाता है। फिर भी हमारे पास जो हथियार वगैरह है वो ट्रांसफर कहीं ना कहीं, टेक्नोलॉजी वगैरह है, ट्रांसफर करता रहता है। अभी एक रिपोर्ट में आपको पता है कि जो मिस्टर ओबामा है, उन्होंने इंटरव्यू दिया था CNN को लास्ट वीक में। उसमें कहा कि जो चाइनीज प्रेसिडेंट है और मिस्टर मोदी है, वो कहीं ना कहीं कंसर्न बने हुए अथॉरिटेरिज्म कर रहे हैं अपने जो पॉपुलेशन है उनके ऊपर। ठीक है, इस तरह की जो है स्टेटमेंट जो है वो दे रहे हैं। अगर तीसरी बात करें, देयर इज इंडिया इज ए ज्योग्राफिकल इन एशिया, और इसकी जो बाउंड्री है वो प्रॉब्लम करती है कहां से, बीजिंग से, चाइना के थ्रू। ठीक है, और यहाँ पे चाइना को जो यूएस की एलाइज है, यूरोपियन एलाइज है या फिर यूएस है, वो क्या चाहती है कि काउंटर करे चाइना को, और यहाँ पे काउंटर करने के लिए सिर्फ एक ही कंट्री बचता है पावरफुल कंट्री, और वो है इंडिया। अगर चौथी बात की जाए
मिस्टर बाइडेन एंड मोदी एक्नॉलेज इंडियन अमेरिकन डायस्पोरा। जो इंडियन लोग हैं वो आज के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा है यूएस में, जिसके जो डायस्पोरा है वो ज़्यादा है, तो उनकी प्रोफेशनलिटी, लॉ अबाइडिंग, प्रॉस्पेरियस कम्युनिटी, उनको भी ध्यान में रखना यहाँ पे जरूरी है, उनके टाइज, जिससे कि उनका टाइज जो है और ज़्यादा बेटर होता जा रहा है, क्योंकि अलग अलग बड़े बड़े पोजीशन पे इंडिया के जो लोग हैं वो पहुंच चुके हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे बताया जा रहा है कि जो फॉर्मर क्लोज पार्टनर थे यूएस के, जैसे पाकिस्तान था, इजिप्ट था, टर्की था, सऊदी अरेबिया, और इवन एक टाइम पे चाइना भी था, आज के टाइम पे ये कहीं ना कहीं काम की नहीं रहे। दूसरी, इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है वो यूनिडायरेक्शनल नहीं है, यूनिडायरेक्शनल है, जैसे इन्वेस्टमेंट में है, हार्डवेयर में, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में, और यहाँ पे इंडिया यूएस की जरूरत है। यूएस टू गिव, इंडिया टू टेक, यानी कि यूएस को देना चाहिए और इंडिया को लेना चाहिए, कि जो कॉन्सेप्ट है वो चलता हुआ आ रहा है। ठीक है ना। अगर हम जनरल इंजन और हिंदुस्तान एरोनॉटिक डील की बात करें तो ये क्या दिखाता है, मोर देन 13 ईयर आफ्टर, 13 साल के बाद यूएस की जो यूएस हैज इन प्रिंसिपल क्लियर इंडिया एक्सेस हाई टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। यूएस यहाँ समझ पा रहा है कि इंडिया को अब हाई टेक्नोलॉजी की ट्रांसफर की जरूरत है, और यहाँ की ना कहीं को प्रोडक्शन की जरूरत है, क्लीन एनर्जी के ट्रांजिशन की जरूरत है, सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, इन सब की इस टाइम पे बहुत ज़्यादा जरूरी है इस जियो पॉलिटिकल टाइज को बनाए रखने के लिए, और काउंटर करने के लिए चाइना और किसको, रसिया को। यूएस को अगर काउंटर करना है इन दोनों को, तो इंडिया के साथ रिलेशन को अच्छा रखना पड़ेगा। ठीक है, और इसी के कारण से इंडिया और यूएस की रिलेशन जो है इतनी आगे तक बढ़ पा रही है। आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा, और अगर इसको समझ में आया है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।